बड़े बड़े कह गए हैं, समझदारी इसी में है। किसी भी जंग में जाने से पहले ना अपने दुश्मन का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरीके से ये जो बोर्ड एग्जाम्स है आपका किसी जंग से कम नहीं है। प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है भैया। आस पड़ोस के लोग हों या फिर मामा मामी मौसा मौसी जी पापा मम्मी सब ने दबाव बना दिया है कि कुछ भी करके बोर्ड में रिजल्ट अच्छा लाना है। और देखो मैं तुम्हें अगर सही बताऊं ना तो मैंने भी भैया बोर्ड दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड को फोड़ा है। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि ये सिर्फ एक क्लास 10th का बोर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रैटेजी चलती है, कुछ प्लानिंग चलती है, और उस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया ना बबुआ तो हो गया अपना काम। तो भैया मैं तुम्हें बताने वाला हूं आज साइंस में स्कोर करने के लिए पर्टिकुलर अपने केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में तुम किस तरीके से तैयारी करो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम मिस नहीं कर सकते हो, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो कौन सी बात है जो तुम्हें एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, बैठ गए अच्छे से, एकदम पेटी बांध लिया टाइट। अब सुनो मेरी बात, अगर धीरे लग रहा है तो इसको 1.2x पे कर लो बाबू। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले फटाफट जो चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, अपने भैया पेपर में फिजिक्स आती है यानी कि भौतिकी, जीव विज्ञान बायोलॉजी, और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। वेटेज तीनों का अलग अलग है, मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की। तो भैया 26 मार्क्स का अपना भैया पेपर बन रहा है कहां से, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल फोकस तो आपका जो 80 मार्क्स की साइंस का थ्योरी का पेपर है, बाकी भैया 20 नंबर मिलते हैं अपने को प्रैक्टिकल से। ठीक है, 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, आई नो डेट 110 नंबर का पेपर आता है, 80 मार्क्स हमको करने हैं बाबू अटेम्प्ट, और उसमें से आपका 26 मार्क्स है केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स तो बाबू थ्योरी यानी कि लिखित परीक्षा, और बाकी बचा 20 मार्क्स जो कि अपना है प्रैक्टिकल। ये वाला नंबर तो हमें फ्री में मिल जाता है अगर मैम और सर के सामने ना तुम्हारा इंप्रेशन अच्छे से क्रिएट हो गया, एक नंबर भी नहीं कटता। तो भैया अभी लास्ट टाइम में ना मैम और टीचर के सामने डिसिप्लिन से रहना, फ्री फॉकट के 20 नंबर है बाबू, लेकिन ये नंबर तो मिल जाएंगे प्रैक्टिकल वाले। बाकी लेकिन जो आता है हमारा जो एग्जाम में जाके लिखना है, उसमें पेपर में 50% यानी 50% क्वेश्चन होते बेटा ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, है ना, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, और बाकी 50% है सब्जेक्टिव यानी कि आपको भैया लिखित में आंसर लिखना है। देखो एमसीक्यूज वाले में तो फिर भी एक बात पता है क्या होती है, नहीं पता तो तुक्का चल जाता है, कभी कभी लक आपका अच्छा हो तो। तुक्के में क्या फायदा, या तो पूरे नंबर या 0 नंबर। लिखित में क्या, यहां पे भैया कहानी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है। लेकिन सुनो यार, तुम अगर इस चैनल पे आए हो और मैं तुम्हारे अगर यूट्यूब फीड में पॉपअप कर गया हूं एकदम झटके से आया हूं कि तुम्हें केमिस्ट्री का पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तो यानी कि मैं तुम्हें तुक्का मारने नहीं सिखाने आया हूं, मैं तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर दिलवाने आया हूं। और ये बात मैं क्योंकि बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद भैया अपना बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम दिया है। कभी मौका मिलेगा आप लोग के साथ रिजल्ट शेयर कर देंगे, और सही में रिजल्ट जानना है तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, वहां आपको दिखा दूंगा 10th एग्जाम के बोर्ड्स के रिजल्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी डंके की चोट पे ये बात क्यों बोल पा रहा हूं कि आसानी से तुम्हें नंबर दिलवा सकता हूं। ठीक है भैया, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जरा फटाफट ब्लूप्रिंट समझो जरा। एमसीक्यूज आपका ठीक है, 80 क्वेश्चंस टोटल आपको अटेम्प्ट करने, ठीक है ना, समझिएगा 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से कोई 40 क्वेश्चन, 1 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 हो गए। ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, समय कम लगता है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आंसर आता है, सीधा आपने टिक मार दिया। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे, 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, अटेम्प्ट किसी 4 क्वेश्चंस को करना है, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, टोटल मार्क्स आपके 8 नंबर। फिर आता है बाबू सबसे बड़ा सिरदर्दी जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर वाला, उसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कोई 1 क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया, आपने डिवाइड करके बता दिया कि किसमें कितना वेटेज है। मैंने क्या बोला, हमारा ब्रह्मास्त्र है बाबू ये, कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स। देखो पहला टारगेट तो यही होता है कि शुरुआत में ही इतने नंबर ले आए कि ना एक दिमाग से ना प्रेशर अपना हल्का हो। कहते हैं ना क्रिकेट खेले जाते हैं तो भैया पहले शुरुआत में इतने रन बना लो, लास्ट में स्लॉग ओवर में जाके प्रेशर ना रहे, तो वो एमसीक्यूज वही है। लेकिन इसमें नंबर लाने के लिए बेटा चैप्टर को समझना जरूरी है। आपके कितने चैप्टर हैं, 5 पिलर हैं भैया, 5 स्तंभ हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के अंदर। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। परेशानी सबसे ज्यादा इसमें रिडॉक्स रिएक्शन करती है, चिंता मत करो, सब बताऊंगा कैसे याद रखना है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और वो सारी चीजें, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑक्सीकरण और अपचयन,
यानी कि रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन। दूसरा आ जाता है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। ढेर सारी रिएक्शंस यहां भी है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे पीएच स्केल और इंडिकेटर से सवाल आता है कि कौन सा कलर बदल गया, मिथाइल ऑरेंज किस में बदल जाएगा, कब मिथाइल ऑरेंज लाल होगा, कब पीला होगा, है ना, सब चीज की ट्रिक है। फिनाफ्थिलिन का कलर कैसे बदलेगा, ऑल फैक्टर इंडिकेटर कैसे होंगे, यानी वो इंडिकेटर जिसकी स्मेल चेंज होने से पता चलेगा चीज एसिड है या फिर बेस है, सारी चीजें करेगी, सबकी ट्रिक है। फिर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसमें भी मेटल्स नॉन मेटल धातु धातु की प्रॉपर्टी है ना, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सारी चीजें। देन फिर आपकी इनकी प्रक्रिया यानी कि रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो ये है कि देखो आपके में हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको दोनों टर्मिनोलॉजी के साथ सिखाऊं। और सुनो, जितना जल्दी हो सके तुम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज तुम्हें आगे चल के भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, आगे चल के मैक्सिमम एजुकेशन आप इंग्लिश मीडियम से करते हैं और वो आनी भी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं दोनों टर्मिनोलॉजी के साथ आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको डिलीवर करूंगा। देन आता है हमारा ये वाला चैप्टर, कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे ज्यादा परेशान इसमें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करता है, यानी कि नामकरण, कि सर कैसे नाम पड़ा अल्केन फैमिली का, अल्कीन फैमिली का, अल्काइन फैमिली का। मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता बाबू, आज से पहले आप लोगों ने रटा होगा, रट्टाफिकेशन बंद, समझना शुरू। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सही में इतने कम समय में तुम कवर कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ 5 चैप्टर है, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड कंटेंट है, उतने पे ही काम करना है जिससे कि आपका नंबर भी अच्छा आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सही बात। फिर आते हैं हमारे इस चैप्टर पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि तत्व है उनको हमने कैसे डिवाइड किया। तो इसमें भाई साहब अलग अलग लोगों का नाम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलीफ हो जाते हैं जिन्होंने 62 एलिमेंट का इस्तेमाल करके चीजों का वर्गीकरण किया। मेन चीज इसमें क्या है तुम्हें भी पता है, पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है आपसे ट्रेंड, कि भैया दाएं से बाएं गए तो क्या चीज बढ़ गई, क्या चीज घट गई। टॉप से बॉटम आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो भैया क्या चीज बढ़ी और क्या चीज घटी, सब चीज के पीछे की कहानी है। तुम एक चेंज ध्यान रख लोगे ना, उस एक चेंज से तुम सारी प्रक्रिया जो है उसको लिंक कर दोगे। विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी वेट करो, अभी और वीडियोस आएंगी, तो वो ट्रेंड के ऊपर काम करना है बाबू। तो देखो हमें क्लियर हो गया कौन से चैप्टर में किस पे काम करना। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, खुद भी एग्जाम दिया है। मेरे एग्जाम के टाइम में इतनी सारी चीजें नहीं थी, बाद में चीजें ऐड की गई, क्योंकि मेरे टाइम में कंप्लीटली आपका बीएसबी यानी बिहार एजुकेशन जो बोर्ड है उनकी अपनी किताबें होती थी। तो भैया जीव विज्ञान के टाइम में उसमें खेती भी पूछी जाती थी। अब ये एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेशन में आ चुका है, तो इसीलिए आपका एनसीईआरटी सिलेबस के बेसिस पे ही आपकी चीजें। चलिए आते हैं जरा अपने प्लानिंग की बात करते हैं। सबसे पहला फेज फाउंडेशन का। देखो टाइम बचा नहीं है, तो तुम कहोगे सर इतने फेजेस में काम होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, सारे फेजेस हम एक साथ ही करेंगे। यानी मैं जब आपको चैप्टर करवाने वाला हूँ, टॉपिक करवाऊंगा, मैं यही मान के करवाऊंगा कि आपको नहीं पता है चीजें, इसलिए हम फटाफट चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपके बेस को मजबूत भी करना है, क्योंकि आगे चल के अगर आप साइंस ऑप्ट करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फेज है अपना अभ्यास और ओएमआर सीट। यार ये चीज फंसाती है, ये जो ओएमआर सीट है ना, ये डॉट 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 भरना, ठीक है, बबल फिल करना, भाई यहाँ पे लगता है समय, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। और तीसरा फेज है जब हमारा अंतिम तैयारी का समय आएगा, तब हम करेंगे स्मार्ट रिवीजन, मैराथन और फाइनल अपनी पॉलिसी। ठीक है, अब आता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे। देखो यार केमिस्ट्री है, बिना रिएक्शन के, बिना प्रतिक्रिया के, अभिक्रिया के काम नहीं चलेगा। जैसे हम पहले वाले चैप्टर में आएंगे, अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसको, या फिर आपका रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है जिसमें कि आपके पोटाशियम, सोडियम से लेके हम सिल्वर और गोल्ड तक जाते हैं, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे लेस रिएक्टिव है। तो वो सब चीजें ना हमारे फाउंडेशन को स्ट्रांग करती है। खैर इन सब चीजों पे अच्छा देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बाइलिंगुअल कीवर्ड स्ट्रेटजी। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें दोनों चीजों पे काम करना है, हिंदी के शब्दों पे भी और इंग्लिश के शब्दों पे भी। उसका कारण पता है क्या, एमसीक्यूज वाले में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले में ना आप तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, प्रॉब्लम आती है लॉन्ग आंसर राइटिंग में। वहां पे आपके ना शब्दकोश अगर नहीं है तो फिर आप आंसर लिखने में दिक्कत आएगा, इसीलिए शब्दकोश पे बेटा काम करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेंगे क्या, क्या करना चाहिए, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, लगभग 30 से 40 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करो। आंसर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, गलत हुआ है सही जवाब कर लेना। देखो ये आपको करना है, शुरुआत कर दो इसको करने की। ठीक है, ओएमआर सीट पे मास्टरी, भाई ओएमआर सीट मार्केट में मिलती है, खरीद के लिया, उसको फिल करना शुरू कर दो। पता चलता क्या होता है कि थर्ड का फोर्थ में फेल हो गया, फोर्थ का फिफ्थ में फेल हो गया, थोड़ा सा बबल इधर उधर गया ना, काम खराब। फिर आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में तो बेटा बहुत क्लियर है, आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग साइंस में कहानी नहीं चलती, टू द पॉइंट करनी है,
बातें, यानी कि 3 से 4 पॉइंटर्स जो आपके इंपॉर्टेंट है। देखो वो वेटेज के हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंटर हम उसमें लिखेंगे। पॉइंटर लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपने कौन से मतलब पार्ट यूज किए, ठीक है ना। आपका होता है मेन हेडिंग, सब हेडिंग और फिर उसकी डिटेलिंग, और टू द पॉइंट बातें होती है। एग्जांपल्स अगर केमिस्ट्री है, रिएक्शंस होती है, यूज करना है। अगर आपका फिजिक्स है, फॉर्मूला होता है, भौतिकी है, फॉर्मूला होगा, सूत्र होंगे, उसको इस्तेमाल कीजिए। जीव विज्ञान है, बायो है, अगर आपको डायग्राम आ रहा है किसी चीज से रिलेटेड, लेबलिंग आ रही है, यूज इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटेम्प्ट द फर्स्ट 40 ओनली, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है हमारा वो वही है, ठीक है। अब करें क्या, सबसे पहली बात, आप तैयारी करोगे, प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है। आपने थ्योरी कर ली, सारी तैयारी कर ली, आपने टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने रिवीजन बना दिया, 10-10 मिनट के बनाने वाला हूं वीडियोस। 10-10 मिनट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट जो है वो हम कवर करते चलेंगे। जो आप कमेंट करोगे सबसे ज्यादा दिक्कत वाला, मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी जो आप बताओगे मैं सबसे पहले उसी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ट्रिक्स और निमोनिक्स शेयर कर दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को एग्जाम की कंडीशन में ढालना। देखो यार, सैंपल पेपर लगाना शुरू करो, क्योंकि आपका टारगेट 3 घंटे का एग्जाम नहीं है, आपको पेपर खत्म करना है कुछ भी करके विद इन द टाइम लिमिट में। जितना जल्दी तुम एग्जाम का पेपर लिखोगे, तुम्हारे पास टाइम होगा रिवाइज करने का, जो कि जरूरी होता है। रिवीजन में ना 4-5 मार्क्स वैसे बढ़ जाता है, मैंने भी देखा है और आप सबको ही पता है। इसीलिए प्रैक्टिस हम करेंगे सैंपल पेपर की, और वो आप करोगे बेटा, ठीक है। मैं आपको खाली बताऊंगा कि आखिर सैंपल पेपर सॉल्व करके क्रॉस चेक कैसे करना। उसके बाद जो आपके हाई आयल टॉपिक, यानी कि जिसका वेटेज ज्यादा है, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे आपको काम करना है, ठीक है। टॉपिक को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ये सब बताऊंगा आपको। फिर आपका फॉर्मूला पॉकेट बुक, तुम्हें ना अब ये सब चीजें जो है ना मैं तुम्हें दूंगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में। कहां दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में और आपको जो कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है ना, उसी में आपके साथ में सारी चीजें शेयर करूंगा। तुम्हें ये सब नहीं बनाना, तुम्हारे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें ये सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, देखा आप देखो जरा फाइनल आपको क्या करना है, चेकलिस्ट जो हाई आयल टॉपिक है, जो मैंने बताया सबसे ज्यादा वेटेज वाला। पहला आपका चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इनकी सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, इनकी जो डेली यूज के ऊपर सवाल है, रिएक्शंस में कंपाउंड के नाम, कंपाउंड का कलर, कहां उनका इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जैसे कि तुम्हें अगर पता हो तो बताना जरा, एक गैस है जो पहली वाले चैप्टर में आती है, जो ब्राउन कलर की गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, चलो इतना ही बता रहा हूं, कमेंट करके बताओ। फिर आता है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, एकदम फिक्स्ड है, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा वही पैटर्न, ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज बढ़ा या घटा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ा या घटा, यानी ग्रुप में मूव किए तो क्या हुआ, पीरियड में मूव किए तो क्या हुआ। कार्बन कंपाउंड में सबसे ज्यादा नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, सब इनफ समय है अपने पास, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम नहीं घबराना है। चलिए देन फिर आपका एसिड बेस में पीएच स्केल और आपके डेली यूज एप्लीकेशंस के ऊपर ढेर सारे सवाल। तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि कौन से चैप्टर में किन चीजों के ऊपर काम करना। अगर तुम्हें ना यहां क्लियर हो गया है कि कौन सा वाला पॉइंट तुम्हारा क्लियर है और कौन सी वाली चीजें तुम्हें आ रही है चैप्टर की, भाई उस पर तो खुद काम करना शुरू कर दो। देखो स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि तुम मुझसे उन चीजों में हेल्प ले लो जो चीज में तुम्हें दिक्कत आ रही है, यानी इसमें जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस चीज पे तुम्हारी खुद ही कमांड है वो तो तुम खुद ही कर लो ना आराम से, ठीक है। अब आते हैं जरा इन, देखो इसके बारे में ना मैं बाद में बात करूंगा, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, अभी मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा। जैसे कि वही कि पहले आपको 5-7 मिनट पहले क्वेश्चन को स्कैन करना चाहिए, देन फिर आप सीधा जंप कर जाइए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, क्योंकि बाबू इस पे हमें, मैंने बोला कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने वाला सेक्शन यही है, और भैया ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। मैं अगर आप लोग यहां पे देखो, अगर मैं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो पे मुझे अगर 100 लाइक्स मिल जाते हैं, 100 लाइक्स मिल जाते हैं मुझे अगर इस वीडियो के ऊपर, जैसे ही मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे मैं डेली बेसिस पे 30 एमसीक्यूज करवाना शुरू कर दूंगा, चाहे फिर मैं वहां पे यूट्यूब पे करवाऊं, चाहे मैं फिर आपको बैच के अंदर फ्री करके कराऊं, बट मैं करवाना शुरू कर दूंगा डेली। ऑल्सो ऑन टेलीग्राम भी मैं आपको एमसीक्यूज लाइव करना शुरू कर दूंगा, बट मुझे 100 लाइक्स चाहिए। अगर इस वीडियो पे आ जाता है तो फिर मैं ये आपके लिए कर दूंगा काम आसान, यानी कौन से एमसीक्यूज करने हैं उसमें आपको भी चिंता नहीं करनी है। नाउ देखो यार, ये है आपका 5 मार्क्स की आंसर शीट कैसे बनती है, आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने इस एक वीडियो में सारी चीजें डिलीवर कर दी है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं,
आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, किन टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 5 नंबर के आंसर राइटिंग, हेडिंग क्लियर होनी चाहिए पहली बात, यानी शीर्षक एकदम नीट एंड क्लीन। फिर आप करते हो कोर एक्सप्लेनेशन एंड इक्वेशंस, जो भी अगर उससे इन्वॉल्व है, जिस भी क्वेश्चन से, ठीक है। देन फिर अगर आप मान लो डायग्राम अगर आ रहा है, मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आ गया, एटम का स्ट्रक्चर बनाना है, तो भी वो आप बनाइए। और देन फिर आता है आपका फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि अगर उस रिएक्शन से रिलेटेड कोई उसका डेली यूज है, दैनिक दिनचर्या में अगर वो कहीं इस्तेमाल होती है, तो आप वो बताइए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कुछ मतलब ये देखो, ये सारी चीजें पता क्या होती है, इस तरह से आंसर लिखने से ना आपके जो एग्जामिनर है उनको एकदम क्लियर पता चल जाता है कि अरे भैया इस बच्ची को अच्छे तरीके से चीजें पता है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि उसको टाइम लगे क्वेश्चन आंसर चेक करने में, बहुत कॉपियां चेक करनी है, तो उनके लिए आसान बना दीजिए कि वो आंसर बहुत आसान तरीके से चीजों को डेवलप कर पाए। देखो ये थी सारी बातें जिसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कवर कर दिए। अब देखो मैं अगली वीडियो अपने हिसाब से फिलहाल बना रहा हूं, जो जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन तुम भैया, तुम जहां फंस रहे हो, ठीक है, तुम्हें जहां समस्या आ रही है, तुम मुझे पर्टिकुलरली वो बताओ कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में तुम्हारी यहां पे आके गरारी फंस रही है भैया, यहां पे तुम्हारी कहानी गड़बड़ हो रही है। मैं तुम्हें पर्टिकुलरली सीधा उसी में हेल्प करूंगा। अच्छा, मैं अपने बारे में तो इंट्रोड्यूस कराना बुलाने भूल ही गया, क्योंकि पहली बार आया हूं तुम्हारी फील्ड में। आज से पहले तुमने अगर देखा होगा तो मुझे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड पर आते हुए देखा होगा, या सीयूटी के चैनल पर देखा होगा। बट इस साल नया साल है तो कुछ नई शुरुआत है। नई शुरुआत मैंने कहा कि मैं अपना पूरा बिहार बोर्ड के एग्जाम का एक्सपीरियंस लेता हूं और बिहार बोर्ड के बच्चों को डेवलप शेयर करता हूं, क्योंकि मैं भी वहां से बिलोंग कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्याओं का तुम सामना करते हो। तो इसीलिए हमने शुरुआत करी है बिहार बोर्ड। ओके, और अभी हम आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियो में दे रहे हैं। अगर आपको और ज्यादा प्यार मिलेगा आपका, तो हम फिर लाइव सेशंस वगैरह लाना शुरू, जैसे मैंने बोल दिया 100 लाइक्स आ गए थे, डेली 20-30 एमसीक्यूज तो मैं करवा रहा हूँ। नाम मेरा कुमार शानू है, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया, कुमार सर बुलाते हैं। तुम्हें जैसे बुलाना है बाबू बुलाओ, महत्व ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है तो मुझे किस नाम से एड्रेस कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं तुम्हारे यूट्यूब की फीड में पॉपअप कर गया हूं, तो इस बार का बोर्ड मिलके फोड़ेंगे।